हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास नंबर 2, जिसमें मैं आज आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2A के नाम से आएगा एग्जाम में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, पूरे 7 नंबर का। और साथ में एक 2 नंबर का MCQ भी आएगा, वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला MCQ होगा वो भी आपका इसी चैप्टर से मिलने वाला है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि बेटा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। और लास्ट पॉइंट आपके पास है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है CIMA, सीमा ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी स्टेट्स दैट management accounting is the application of the principles of accounting and financial management to create, protect, preserve and increase value for the stakeholders of for profit and not for profit enterprises in the public and private sector। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, जिनका पर्पस होता है कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए जो वैल्यू होती है उनको क्रिएट करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और साथ में उनको बढ़ाना। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपके पास में है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बजटिंग में, प्लानिंग करने में, फोरकास्टिंग में, मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल, डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस के लिए, कंपेयरिंग रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस विद इन एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि आप अपना जो रिजल्ट्स है, अपनी जो परफॉर्मेंस है, उसको अपने ही बिजनेस से कंपेयर कर सकते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन हो गया। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन हो गया आपका। नेक्स्ट आपके पास में है असिस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो आपकी मदद करता है, मतलब एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है जी। असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करने जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस को आप असेस कर सकते हैं कि वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हुआ था या आगे फ्यूचर में सही तरीके से इस्तेमाल होगा नहीं होगा, उससे कितनी रिटर्न आएगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, ये सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एडवाइजिंग ऑन डिसीजंस अबाउट प्रोडक्ट मिक्स एंड सेलिंग प्राइजेस। मतलब कि यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से हम डिसीजंस ले सकते हैं, उनमें एडवाइस कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें बनाना है उसमें ABCD 4 हमारे पास प्रोडक्ट है, किसको ज़्यादा बनाएं, किसको कम बनाएं, उनकी क्या सेलिंग प्राइस रखी जाए, उसमें हमें मदद मिलती है। एडवाइजिंग ऑन डिसीजंस ऑन वेदर टू आउटसोर्स प्रोडक्ट। क्या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो खुद बनाएं या उनको ना बनाकर हम बाहर से मार्केट से बना बनाए ले लें, या जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज हम खुद जनरेट करें या वो सर्विसेज हम किसी से बनी बनाए जो मार्केट में जो आउटसोर्स होते हैं उनका यूज़ करके हम काम करें। ये सब चीज़ों का डिसीजन हम किसके थ्रू ले सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। एडवाइजिंग ऑन डिसीजन इन्वॉल्विंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्केयर फंड्स। मतलब जब आपके पास में फंड्स लिमिटेड हैं और आपको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है अलग अलग ऑल्टरनेटिव में, तो किस ऑल्टरनेटिव में पैसा इन्वेस्ट किया जाए ताकि आपको कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू पता लगती है। नेक्स्ट आपके पास है असिस्टिंग इन द मेकिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मतलब यहाँ पर हमारे को जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग कंपोनेंट के लिए, वहाँ पर हमारी मदद करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, कहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का विकास होना, लेकिन समय के हिसाब से। जैसे आप 1 साल से लेकर 10 साल आप देखेंगे आपका, फिर 10 साल से हमने देखा 20 साल, 20 साल से लेकर हमने देखा 30 साल, 30 साल से हमने देखा अभी तक का। तो कहने का मतलब है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका विकास समय के हिसाब से कैसे बदला, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द इंटरनेशनल अकाउंटिंग फेडरेशन हैज़ डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्रू द 4 फेसेस। मतलब यहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग फेडरेशन है उन्होंने बताया कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो इवोल्यूशन कर रहे हैं वो 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड करके समझा रहे हैं। पहला फर्स्ट स्टेज जो 1950 से पहले का पीरियड था,
फिर दूसरा जो आपका स्टेज है वो 1950 से 1965 का है, मतलब 1950 से 1965 का है। थर्ड स्टेज का जो पीरियड है वो 65 से 85 है, और फोर्थ स्टेज 1985 से अब तक जो चल रहा है वो है। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू भी बन सकता है कि जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन से पीरियड को कवर करता है, सेकंड पीरियड किस पीरियड को कवर करता है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। अब जो फर्स्ट स्टेज है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेज है बेटा, उसमें जो आपका 1950 से पहले पहले का पीरियड था उसमें हमारा मेन फोकस किस पे था, कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल पे था। 1950 से 65 में हमारा फोकस किस पे, इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल पे है। 1965 से 85 में जो हमारा थर्ड स्टेज है वहाँ पे हमारा फोकस किस पे है, रिडक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्स इन बिजनेस ऑपरेशन, मतलब जो बिजनेस ऑपरेशन में जो हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, मैन पावर, मटेरियल, जो भी हम चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में, वो सारी चीज़ों को किस तरीके से यूज़ किया जाए, उनकी वेस्टेज को कैसे कम किया जाए ताकि कम नुकसान के बाद हम प्रोडक्ट बना सकें। फिर फोर्थ स्टेज जो है 1985 से अब तक जो चल रहा है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ वैल्यू थ्रू इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे जो फर्म की वैल्यू है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो मार्केट में रेपुटेशन है, वो हमें क्या करना है, बढ़ाना है। किस तरीके से बढ़ाना है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिव यूज़ करें। ठीक है, ये हमने एक तरीके से यहाँ पे चार्ट भी बना रखा है जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 लिखा हुआ है। आप इसको यही सारी चीज़ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं उनको हमने यहाँ पे अलग से क्लासीफाई कर दिया, दिखा दिया। जो आपका स्टेज 1 है, जो आपका पीरियड चालू हुआ था 1950 से पहले, फिर 50 से आपका 65, फिर 65 से 85, फिर 85 से आज तक का, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर दिखा दी हैं। तो आप प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, द फर्स्ट स्टेज जो कि 1950 से पहले का पीरियड है, विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द क्लासिकल एरा, इज द पीरियड वेयर द फोकस वाज ऑन कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब कि ये वो पीरियड है जिसे क्लासिकल एरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हमने जो फोकस किया वो किस चीज़ पे फोकस किया कि कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन किया जाए, फाइनेंशियल कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। At this stage, the development of managerial accounting was oriented to determining costs and financial control of business processes. IFAC, मतलब जो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग फेडरेशन, उसने क्या डिस्क्राइब किया, दिस पीरियड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ टेक्निकल एक्टिविटी नीडेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे, कॉस्ट को डिटरमाइन करना और साथ में फाइनेंशियल कंट्रोल करना। वहाँ पे जो टेक्निकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड थी उनको उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया। Managerial accounting before 1950s was mainly focus on determining the cost of the product। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो 1950 से पहले हमारा जो स्टेज था, जो समय था, वहाँ पे मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, उसका मेन फोकस क्या था, कॉस्ट को डिटरमाइन करना किसी प्रोडक्ट की। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज रिलेटिवली सिंपल, जो टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर रहे थे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, बड़ी सिंपल थी, कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी बंदा आसानी से समझ सकता था। विथ प्रोडक्ट पासिंग थ्रू अ नंबर ऑफ डिस्टेंट प्रोसेसेस। ठीक है जी, सोसाइटीज प्रोड्यूस रिलेटिवली होमोजीनियस प्रोडक्ट that consume the same amount of resources and identifying the cost of the work and material was easy। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कंपनीज थी, जो हमारे कॉम्पिटिटर थे, या जो भी XYZ कंपनी थी, जो भी सोसाइटी में लोग प्रोड्यूस कर रहे थे प्रोडक्ट, वो होमोजेनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। वहाँ पे मटेरियल की कंप्यूटेशन करना आसान था, जो टेक्निक यूज़ कर रहे थे वो बड़ी सिंपल थी। ये सब चीज़ें बताई गई थी 1950 से पहले वाली स्टेज में, दैट इज स्टेज नंबर 1। अब बात करते हैं हम स्टेज नंबर 2 की, सेकंड स्टेज, जो आपके पास में आ जाएगा 1950 से लेके किसके बीच में आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 65। इज रेफर द एज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पर हमारा जो पीरियड है उसमें हमारा ज़्यादा फोकस किस पे था, मैनेजमेंट प्लानिंग और कंट्रोल की इंफॉर्मेशन को ढूंढने में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेन फोकस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग वाज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्लानिंग एंड कंट्रोल इशूज। दिस फेज इज करेक्टराइज बाई द यूज ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो यहाँ पर जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे थे वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग टेक्निक। अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं उसमें क्या क्या टेक्निक्स कवर थी, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हैं, वो सब चीज़ें अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स सच एज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किस पीरियड में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक या प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस टेक्निक डिस्कस की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड स्टेज। नेक्स्ट आपके पास है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द मैनेजमेंट वाज फोकस ऑन द कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इंटरनल एनालिसिस एंड पेड लेस अटेंशन टू एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब सिर्फ अपने में ही खोए रहते थे,
बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी क्या टेक्निक यूज़ कर रही है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट आपके पास आ गया थर्ड स्टेज, स्टेज नंबर 3। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज जो 65 से 85 पीरियड का था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस बाय एलिमिनेटिंग नो वैल्यू एक्टिविटीज़। अब नो वैल्यू एक्टिविटीज़ का मतलब कोई भी ऐसा काम जिसके काम करने से कस्टमर की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपने कोई काम किया लेकिन कस्टमर कहता है भाई मेरे को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ठीक है ना, उसे कहते हैं नो वैल्यू एक्टिविटी। सपोज करते हैं आप कार खरीदने जा रहे हैं, कार खरीदते टाइम जो वाइपर होते हैं जो शीशे पे लगते हैं बारिश की वजह से, तो वो हमने अच्छी क्वालिटी के लगा दिए। पहले हम लगा रहे थे 100 रुपये वाला, अब हमने 110 रुपये वाला लगा दिया। कस्टमर की नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उस ब्लेड को उठा के चेक करता ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कस्टमर की नज़र में जो हमने 10 रुपये खर्च किया वो नो वैल्यू एक्टिविटी है। ऐसे खर्चों को करके कोई फ़ायदा नहीं है, उनको हटाओ ताकि हम अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करें, कम कॉस्ट पे ज़्यादा लोगों को वैल्यू दे सके। ड्यूरिंग दिस पीरियड जापान इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन। अब जो जापानीज़ लोग हैं वो बड़े तेज़ होते हैं दिमाग से, उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की और उन टेक्नोलॉजी को हमने क्या देखा कि इस पीरियड के अंदर पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में सब जगह इस्तेमाल किया जाने लगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। द प्रायोरिटी फॉर द कंपनीज वाज टू अडेप्ट to the new business environment. Companies began to seek both cost reduction and quality improvement at the same time. और यहाँ पे जो कंपनी है अब वो सोच विचार करने लग गई, सोचने लग गई कि किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए सेम टाइम पर। द यूज़ ऑफ रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर कंट्रोल प्रोसेस एनेबल कंपनीज टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड इन मैनी केसेज इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट रिडक्शन। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मैनुअल जो काम कर रहे थे वो सारा का सारा हम किसके थ्रू काम करने लगे, टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो गई उनके थ्रू हमने यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ करने लगे, रोबोटिक्स यूज़ करने लगे, जिसकी मदद से क्या हुआ कि हमारी जो रिडक्शन है कॉस्ट पर यूनिट वो कम होने लगी, वेस्टेज कम होने लगी। नेक्स्ट आपके पास है स्टेज नंबर 4। हाँ जी, स्टेज 4 में द फोर्थ स्टेज जो 1985 से अब तक चल रहा है इज रेफर टू द क्रिएशन ऑफ द वैल्यू थ्रू इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूज़ करके हमें अपने प्रोडक्ट की, अपनी फर्म की वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है, क्रिएशन करना उसका मार्केट में। ड्यूरिंग दिस पीरियड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वर एट द फोर फ्रंट। कहने का मतलब क्या हो कि इस पीरियड के अंदर जो टेक्निकल इनोवेशंस हैं वो चरम पे था। कंपनीज एज दे वर फेस्ड विद द मेजर बिजनेस अनसर्टेनिटीज वर मेड to focus on value creation through effective use of resources which could be achieved with the use of technology that drives companies to create consumer value या customer value, shareholder value, organizational innovations. The managerial accounting technique that dominated this period are activity based cost, आपका production just in time, target cost, balance scorecard, value chain analysis, strategic management अकाउंटिंग। मतलब ये वो टेक्निक्स थी जो इस पीरियड में जो हमारी मैनेजरियल अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं वो डोमिनेट कर रही थी। मतलब हर बंदा इसी को यूज़ कर रहा था, इन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की वैल्यू का क्रिएशन कर रहा था, फर्म का क्रिएशन कर रहा था, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम मार्केट में क्या कर रहा था, बिल्ड कर रहा था। नेक्स्ट आपके पास में है जो टेक्निक्स है हमारे पास में, जो मैनेजरियल अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं वो दो तरीके से है हमारे पास में, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और दूसरा आपके पास हो गया मॉडर्न टेक्निक। जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनमें आपके पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, आपके पास है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, बजटिंग हो गया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं वो आपकी कवर होती है कहाँ पर बेटा, ट्रेडिशनल मैनेजरियल अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं। लेकिन यदि हम बात करें मॉडर्न टेक्निक्स की तो उसके अंदर आ गया टारगेट कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, वैल्यू चेन एनालिसिस, बेंचमार्किंग, स्वॉट एनालिसिस, बैलेंस स्कोर कार्ड, काइजन। ये जो आपका जापानीज लोग होते हैं वो कौन सी थ्योरी यूज़ करते हैं, काइजन थ्योरी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट करते रहो। मतलब ये मत सोचो कि आज हमने इंप्रूवमेंट कर लिया तो खत्म हो गया, इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। वो कहते हैं और नया इंप्रूवमेंट लेके आओ भाई इसमें। चलिए नेक्स्ट आपके पास में है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कई बार एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2A आपको यहीं से मिलता है। हाँ जी, कंपैरिजन का बेस क्या है, पर्पस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासीफाइज, एनालाइजेज, रिकॉर्ड्स, समराइजेज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ कंपनी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, जो हमारे पर्टिकुलर पीरियड की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं, समराइज करते हैं, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को हमारे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच हेल्प्स मैनेजमेंट
विच हेल्प मैनेजमेंट मेक इफेक्टिव डिसीजन अबाउट द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस के इफेक्टिव डिसीजंस हैं वो हम ले सकें, उसमें मदद करता है मैनेजमेंट को मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर टू रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल अफेयर, मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर लोगों को दर्शाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट टू टेक मीनिंगफुल स्टेप्स एंड, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को मदद करता है मीनिंगफुल स्टेप्स लेने में, कि यार कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें, किसको करने पे फ़ायदा किसको करने पे नुकसान है। ठीक है जी। स्कोप, द स्कोप इज परवेसिव बट नॉट एज मच एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका जो स्कोप है काफ़ी बड़ा है, लेकिन किससे बड़ा नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी बड़ा है। इंफॉर्मेशन टाइप क्वांटिटेटिव, और यहाँ पे क्या है क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है, मतलब कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें हमारे पास 10 कार हैं वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन 10 कार में कौन सी कार किस कंपनी की है उससे कोई लेना देना नहीं है। किसमें आपके पास में इलेक्ट्रिक कार है, कौन सी आपके पास में पेट्रोल कार है, कौन सी स्पीड कार है, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आती। तो यहाँ पे दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, क्वालिटेटिव भी और क्वान्टिटेटिव भी। इंटरडिपेंडेंस, मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी डिपेंडेंट है, साथ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे भी डिपेंडेंट है। मतलब दोनों की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग एंड डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। चलो जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है? तो इट इज़ लीगली मैंडेटरी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द ऑल कंपनी, मतलब यहाँ पे बनाना जरूरी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ नो कंपलसरी रिक्वायरमेंट, मतलब कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्मेट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होते हैं जो कंपनी एक्ट 2013 में बताए गए, उन फॉर्मेट्स को फॉलो करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। देयर इज़ नो सेट फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता। यूजर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं मेनली फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर एज वेल एज द स्टेक होल्डर, जबकि ये सिर्फ किसके काम आती है, मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग करने के लिए। Verifiable, the information presented is verifiable, the information presented is predictive and not immediately verifiable, मतलब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन जो होती है जो प्रोवाइड की जाती है उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि यार ये सही है ये गलत है, बट यहाँ पे आप इनको इमीडिएटली वेरीफाई नहीं कर सकते, सिर्फ ये प्रेडिक्टिव बेसिस पे लिखी जाती है। नेक्स्ट आपके पास में है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी आपने जो डिफरेंस किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और किसके बीच में किया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिवॉल्व्स अराउंड कॉस्ट कंप्यूटेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है वो घूमता है किसके आगे, कॉस्ट की कंप्यूटेशन के आगे, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, ये तीन कामों के आगे पीछे घूमता रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट टू मेक इफेक्टिव डिसीजन अबाउट ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिवेंट्स अ बिजनेस फ्रॉम इनकरिंग कॉस्ट बियॉन्ड बजट, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमारी मदद करता है कि जो बजट हमने बना रखा है उससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट इनकर ना हो, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफर्स अ बिग पिक्चर ऑफ हाउ मैनेजमेंट शुड राइज। स्कोप क्या है, द स्कोप इज मच नैरोअर, मतलब स्कोप काफ़ी छोटा है, यहाँ पे स्कोप क्या है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन सी आती है, क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव आती है। यहाँ पे सबसेट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द मैनी सबसेट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द यूनिवर्सल सेट। बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, द टास्क ऑफ डिसीजन मेकिंग वेरी लेस, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे हम डिसीजन नहीं करते। हिस्टोरिक एंड प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन इज द बेसिस ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी है या नहीं है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए रिक्वायरमेंट इन सम स्पेसिफाइड इंडस्ट्री, द ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पर कभी कभी किसी किसी केस में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हो सकती है ऑडिट की, लेकिन यहाँ पे कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपेंडेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब वो किस पे डिपेंड होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पे। यूज फॉर मैनेजमेंट, शेयर होल्डर एंड वेंडर्स, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज सिर्फ किसके लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस हैं जो 7 नंबर आपको देंगे। नेक्स्ट आपके पास में है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, पहला है प्लानिंग एंड अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स प्रिपेयर एन अकाउंटिंग सिस्टम कवरिंग कॉस्ट, सेल्स फोरकास्ट, प्रॉफिट प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पर जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स
प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सेल को कैसे फोरकास्ट किया जाएगा, प्रॉफिट की प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए वो बताया जाता है. इट शुड ऑल्सो इंक्लूड कैपिटल बजटिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. दे ऑल्सो प्रिपेयर द प्रोसीजर्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द प्लान इफेक्टिवली. नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट अकाउंटेंट असिस्ट इन द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस थ्रू द यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, अकाउंटिंग रेशियो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट कटिंग initiatives and assessing capital expenditure proposals and returns on investment. मतलब यहाँ पर हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं वो असेस करते हैं किसको, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करने में, मतलब इन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम जो हमारी परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव कर सकें. ठीक है ना. रिपोर्टिंग. मैनेजमेंट अकाउंटेंट असेस द टॉप मैनेजमेंट इन फाइंडिंग आउट द रूट कॉज ऑफ एन अनफेवरेबल ऑपरेशन. मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो टॉप मैनेजमेंट को मदद करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जहाँ पर रूट कॉज का मतलब मेन कारण है जो हमारे अनफेवरेबल ऑपरेशन है, मतलब जो हमने काम किया वो हमारे लिए सही साबित नहीं है, अनफेवरेबल है, नुकसान हुआ वहाँ पर, उनके बारे में बताना. कोऑर्डिनेटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटेंट improve an organization efficiency and profit by providing various coordination tools such as budgeting, financial reporting, financial analysis, interpretation and so on. मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है, जो प्रॉफिट्स है, इनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी जो हमारी टेक्निक्स है, टूल्स हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं. कम्युनिकेशन. मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्रिएट ए वाइड रेंज ऑफ रिपोर्ट्स टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स टू द सुपीरियर. मतलब जो हमारे सुपीरियर होते हैं उनको हमें क्या करता है, रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है, तो अलग अलग तरीके की रिपोर्ट बनाने में हमारी मदद करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट. नेक्स्ट आपके पास में है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स, इकोनॉमिक अप्रेजल. ये सारे हमारे फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करते हैं कौन, कंपनी यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट का. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट एनालाइज द डाटा एंड प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट इनटू ए नॉन टेक्निकल अप्रोच together with their comments and ideas so that the shareholders and senior management can understand it and make informed decision. मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या करते हैं, सीनियर मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि वो डिसीजन ले सकें, उनको समझ सकें. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आर इन charge of tax policies and processes. They make the report that are required by various authorities. Further, they ensure that quarterly tax payment are made in advance as required by the relevant act. मतलब कि यहाँ पर ये एश्योर करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो एडवांस टैक्स हमें रेलिवेंट एक्ट के अकॉर्डिंग देना है, क्या उसकी पेमेंट हो गई नहीं हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे को मैनेजमेंट अकाउंटेंट बताते हैं. तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प करते हैं किसकी, एक ऑर्गेनाइजेशन की. देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है roles of management accountant. To consult with the segments of management responsible for policies and procedures and look into the effectiveness of those policies and procedures. यहाँ जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उनका पहला काम क्या है, जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, उनका जितने भी हमारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनसे क्या करना है, मैनेजमेंट को जो एडवाइस है, परामर्श है वो करना, और साथ में जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसीजर हैं, क्या उनको सही तरीके से यूज़ किया जा रहा नहीं किया जा रहा, उनका मूल्यांकन करना, उनका इवैल्यूएशन करना. नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का दूसरा काम क्या है, टू मेक कंपैरिजंस टू द ऑपरेशनल प्लान एंड स्टैंडर्ड्स एज वेल एज टू रिपोर्ट एंड इवैल्यूएट ऑपरेशनल आउटकम्स टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द बिजनेस ऑनर्स. कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ऑपरेशनल प्लान्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंपेयर करना, साथ ही साथ जितने भी लेवल होते हैं मैनेजमेंट के और जो हमारे बिजनेस ऑनर्स हैं उनको जो भी हमने रिपोर्ट दी है उनको इवैल्यूएट करना कि क्या जो रिपोर्ट उनको दी गई है उसमें कोई कमी तो नहीं है, वो सब कुछ सही है. नेक्स्ट, टू एंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज एसेट्स, टू एंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज एसेट थ्रू इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स एंड एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज. कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का तीसरा काम क्या है कि जो हमारी कंपनी की एसेट्स हैं उनका इफेक्टिव कंट्रोल और एडिक्वेट इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि जो भी हमारी कंपनी की एसेट्स हैं उनमें कोई भी यदि नुकसान होता है तो वो सारा नुकसान, मान लो कोई फायर कर हो गया तो हमारे को इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम मिल जाएगा. मतलब हमारे को उनको क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है. नेक्स्ट आपके पास में है establish, coordinate and execute an adequate plan of operation and control an inherent aspect of management. Such a plan would include spending budgets, profit planning, sales forecasts and capital investment and financing program, as well as the procedure necessary to carry out the
प्लान। मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसको क्या करना है, जो हमारे एडिक्वेट प्लान हैं ऑपरेशंस के और उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको स्टैब्लिश करना, कोऑर्डिनेट करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना, इस तरीके से, ताकि जो इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट की वो उनको मिल सके, उनकी स्थापना कर सकें। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट आपके पास में है इम्पैक्ट ऑफ न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका जो न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट है। तो ग्लोबल कंपटीशन है, चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स है, एडवांसेस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़, आपका डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन है, फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन है, कस्टमर ओरिएंटेशन है। इस तरीके से आपके जो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो चैप्टर आपका क्या होता है, खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे